जिस पर पैसा उसकी इज्जत। तो इस मेंटेलिटी का सॉल्यूशन क्या है? अब मैं पैसा कमाती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बस ये पॉइंट गलत है। देखिए, ब्रेकडाउन जब होते हैं हस्बैंड, तो सबसे पहले वाइफ अटैक करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेल्स को भी इमोशनली अब्यूज करा जाता है? लड़कियां लड़कों के पेरेंट्स के लिए हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहती हैं। क्वेश्चन ऑफ डिबेट आ जाता है कि लड़कियों की माँ को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए कि जो तेरी प्रॉपर्टी है वो मैं हाफ लूंगी, जो तेरी प्रॉपर्टी है मैं वो हाफ लूंगा। जिस दिन ये लॉ बन गया ना, आपको बता रहे 99.9% डिवोर्स खत्म हो जाएंगे। अब वो उतना गुस्सा भी नहीं करते ना, उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ हैंगअप कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। अब वो चेंज लाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आपके जो शौक है उनको जिंदा रखिए, दोस्तों में भी जाइए, फैमिली को टाइम दीजिए, थोड़ा बैलेंस करना सीखिए। क्या आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो मेल है उसको बस इतना ही देखा जाता है कि एक ये फाइनेंशियल प्रोवाइडर इंसान है और इसको लगा के रखो काम पर? ये बिल्कुल आपने सही बोला कि मैन को ना एक प्रोवाइडर मान दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत गहरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। इतने बड़े बड़े भारी शब्द मैंने कह दिए हैं। अब शब्द तो भारी हैं, लेकिन टॉपिक उससे भी ज़्यादा भारी है। आज हम बात करने वाले हैं उन हस्बैंड्स की, उन मेल्स की, उन लोगों की जो आज के टाइम में सोसाइटी में दब रहे हैं प्रेशर में। अपने ना उनके कोई इमोशंस घर में समझ रहा है, ना ऑफिस में समझ रहा है, ना कोई कलीग समझ रहा है। तो आप देखते होंगे कि आपके आसपास में या आप खुद भी एक ऐसे मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हो जहां हर इंसान आपको बस टीज कर रहा है कि तूने ये नहीं करा, तुझे ये नहीं आता, तू इस चीज का ध्यान नहीं रखता, तू ये भी नहीं कर पाता। क्योंकि इंसान, देखो, जैसा एक कोट है कि लोग चाहते हैं कि संविधान से फायदा तो मिले, लेकिन संविधान के लिए कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मुझे तो फायदा दे, मुझे तो सारे अधिकार दे, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेना नहीं चाहता, फायदा हर इंसान को चाहिए। लेकिन ये तो देखो मेन एक प्रॉब्लम हो गई कि हाँ, आज के टाइम में हर मेल, हर इंसान या हर आदमी, औरत तो ऑब्वियस है कि बहुत टाइम से आपने इतना सारा कंटेंट देखा होगा कि मेंटल प्रेशर में सुसाइड करा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब मेल्स भी उस अत्याचार में धीरे 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 करके आ चुके हैं। मेल का सुसाइडल रेट फीमेल से ज्यादा है, अगर आपको पता हो तो उसी के ऊपर हमने आज एक पॉडकास्ट प्लान किया। एंड आप लोग इतना ज्यादा पसंद करते हो ज्योति मैम को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, कितने साल का मैम को एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी चर्चा मैम के साथ ही करी जाए। रिसेंट में आप काफी सारे केस भी हुए, आपने न्यूज में देखे होंगे कि मेल्स के साथ कितना कितना गलत हो रहा है। तो उसके ऊपर हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज आखिरी तक देखना, क्योंकि हम इसमें प्रॉब्लम तो बताएंगे, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हो सो दैट कि आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसी पॉडकास्ट में मिल जाए। तो सभी शादीशुदा मर्दों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो ये पॉडकास्ट प्लीज आखिरी तक देखना, क्योंकि हम आपको बोर नहीं करेंगे, हम आपको डिप्रेस नहीं करेंगे, हंसते हुए हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे जी। कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया। और आज का जो टॉपिक है बहुत संवेदनशील टॉपिक है और जो जरूरत है आज की। और आई होप जो आपने बोला कि जो शादीशुदा मर्द वो तो देखें ही, जिनकी शादी होने वाली है वो भी जरूर देखें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन ले सकते हैं वो लोग। ऑब्वियस है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है आप लोग भी देख सकते हो, क्योंकि अभी से आप वो स्टेप्स ले लोगे तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आप उस दबाव में नहीं दबोगे। मैंने तो ज्यादातर यही देखा कि लोगों को ये कहा जाता है कि बेचारा ऑफिस से सुनकर आता है, फिर मम्मी की सुनता है हॉल में बैठ के, फिर अंदर जाके बेडरूम में बीवी की सुनता है और सबकी सुन के सो जाता है। फिर सुबह उठ के वही ईट रिपीट स्लीप और सुनने वाला काम है, वो दिन भर उसका चलता रहता है और उसी में वो ट्रॉमा में गुजरता रहता है। फिर आखिरी में उसको घोषित कर दिया जाता है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, ही इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो ऑब्वियस है, जब उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, उसको सब सुना रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल हो ही जाएगा। एक चीज जो है वो धीरे धीरे पत्थर कब बनती है? जब उसमें चीजें बस जाती हैं, बाहर नहीं आती हैं। तो आज हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ज्योति मैम, सबसे पहले तो जो ये प्रॉब्लम है, इसकी कोर जड़ क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, कोर जड़ ये है कि मेन को हमेशा हम बचपन में भी इमोशनलेस बना देते हैं।
सेइंग दैट तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो। अब कोई लड़के सुन रहे होंगे तो जरूर देखेंगे, अगर घर में लड़ाई हो रही है बहन और भाई की, तो सबसे पहले ये बोला जाता है बहन से मत लड़ो, उससे ये मत करो, तुम तो मर्द हो, तुम तो भाई हो, तुम चुप हो जाओ। यहाँ से जब इनिशियली स्टार्ट हो जाती हैं चीजें, तो उसको एक आदत पड़ जाती है दबने की घर के अंदर ही, कि फीमेल से तो मुझे चुप रहना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे बहन से बोलने की। जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो घर से ही इक्वलिटी शुरू होनी चाहिए। जो हम पहले विमेन के लिए बात करते थे वही बात मैं आज मैन के लिए कर रही हूँ। तो इसलिए शुरुआत यहाँ से होती है। और जब शादी होती है तो जिस पर हम आगे बात करेंगे कि मैन को तो मान लेते हैं कि भाई ये तो प्रोवाइडर है, तो इसके तो इमोशंस ही कुछ नहीं होने चाहिए। और जब वो कुछ सफर करता है तो भी यही बात बोल दी जाती है, तुम क्या ध्यान देते हो यार, मर्द हो। बस यहाँ से चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मर्द है तो उसकी कोई गलती नहीं है इस चीज की। वो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कोई भी कि वो उसको कोई इमोशंस उसको अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर उसको इमोशंस है तो लेट इट टेक इट डाउन। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, जो आपका क्वेश्चन था अभी। बिल्कुल। तो मैम, जब एक देखा आमतौर पर घरों में कि जब वाइफ अपना जो दुख है या जो प्रॉब्लम चल रही है वो बताती है, वो आपने देखा होगा जनरली सुबह ही कॉल लग जाती है कि हाँ मम्मी हेलो, अरे कल बहुत दिक्कत हुई, आपको क्या बताऊं, रात में उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, ये हुआ, वो अपना पूरा एक तरफ सुना देती हैं और मम्मी समझा देती है बेटा ऐसा नहीं वैसा करना। फिर वो अपनी भाभी को भी लगाती हैं, फिर अपनी बहन को भी लगाती हैं। लेकिन आदमी की जिंदगी में हम ऐसा नहीं हो पाता, उसकी कोई क्यों नहीं सुनता है? उसकी इसलिए नहीं सुनता कि शुरू से ही ये स्टिग्मा है सोसाइटी का कि अरे यार ठीक है ना, इग्नोर करना, घर को अपना संभालना है तेरे को। इग्नोर कहते कहते अभी सपोज वो अपनी मम्मी को फोन करता है या अपने भाई को फोन करता है, तो उसकी वाइफ सबसे पहले बोली मम्माज बॉय, कि ये तो मम्माज बॉय है, एवरीथिंग ही गोज एंड शेयर विथ मम्मा। अरे भाई तुम भी तो सेम कर रही हो अपने घर में। इफ यू वांट कि आपका हस्बैंड वो बात आप तक रखे, तो ट्राई कि आप भी वही बात अपनी घर तक ही रखें। आप जब बाहर निकालेंगे, आपकी मम्मा आपको अपने एज ग्रुप के हिसाब से बोलेंगी, जो उनकी एज है। सपोज आप कोई लेडी हैं जिनकी शादी हुई है 24-25 साल की हैं, उनकी मदर 45-50 की होंगी, तो उनकी जो एक्सपीरियंस है वो अलग टाइप का है उनकी अपनी शादी को लेकर। पर आज के ज़माने में हैंड टू हैंड चलते हैं, और ये एक जैसे बोलते हैं ना, ये कोई कमिटमेंट ऐसा है जिसमें एक आप पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं। तो इसको एक टीम वर्क मानिए कि एक शादी हुई है तो टीम हमारी तैयार हुई है, ना कि दो राइवलरी। कोई युद्ध के मैदान में दो राइवल खड़े नहीं है कि तू जीता कि मैं जीता। बस यहीं से शुरू होती है कहानी, और यहाँ पर आके ही लोग अपने लाइफ को एंड कर देते हैं। फिर मैम, आज के टाइम में हमने देखा कि बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है इमोशन दबाने की। जो बच्चा लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8-10 साल 12 साल का हो जाता है, तो उसको शुरू से सिखाया जाता है कि तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं डरना है, तुम्हें बाहर निकल के काम करना है, दुनिया फेस करनी है, तुम्हें हार्ड बनना है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं बेटा, तू तो मर्द है, तू टेंशन मत ले, लड़के रोते नहीं है। और क्या इस बात का मैरिड लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? एग्जैक्टली 100% पड़ता है कि तुम तो, अगर कोई हस्बैंड रो रहा है तो वाइफ ही उसका मजाक बनाएगी, कैसे रोने बैठ जाते हैं सबके सामने, कैसे अपना रोने बैठ जाते हैं। भाई तुम तो सारे दिन वही काम कर रही हो, अपनी सहेली से मिलती हो, किट्टी में मिलती हो, मार्केट में जाती हो, अपनी मम्मी से मिलती हो, अपनी बहन से मिलती हो, किसी से मिलती हो, इवन लड़के के घर वालों से भी मिलती हो। हमेशा पब्लिकली उसको डिफेम करते रहते हो, इसको ये नहीं आता, ये नहीं समझता, इसको ये नहीं समझ में आता, ये इतना कमा नहीं पाता, मुझे घुमाता नहीं है, मुझे ये नहीं करता। ऑलवेज कंप्लेंट। एक हद तक तो वो चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना, वो करता भी है, बट वो देखता है रेगुलर बेसिस पे ही मुझ पर एक अटैक होता जा रहा है, तो वो डिटैच होने लग जाता है, और यहीं से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। ब्रेक डाउन होते हुए देखा हो, और फिर उसके आसपास के लोगों का बिहेवियर देखा हो कि उसके लिए कैसा है? देखिए, ब्रेकडाउन जब होते हैं हस्बैंड, तो सबसे पहले वाइफ अटैक करती है। देख रही है मैम आप कैसे ये रो रहे हैं बैठ के, देख रहे हैं मैम ये कैसे रोने बैठ जाता है लड़कियों की तरह से। भाई वो भी इंसान है, लड़का लड़की दो जेंडर की जगह हम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जब हम इक्वलिटी की बात तो करते रहते हैं पर इक्वलिटी कहीं पर भी नहीं होती। आप घर सपोज वर्किंग विमेन है, तो वो ये सोचती है मैं घर पे आई हूँ तो मैं आराम करूँ, और अगर वो सपोज हाउस वाइफ है और हस्बैंड अगर घर से काम करके वहां से काम करके आया है, आप तो मेरी हेल्प ही नहीं कराते कुछ भी, आप तो ये नहीं करते, आप तो वो नहीं करते, ऑलवेज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो एक हद के बाद ना एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी टूट जाता है, या तो वो एज अ मशीन काम करता रहता है, एज अ मशीन बिल्कुल, कि भाई मुझे कुछ बोलना नहीं है घर के अंदर, क्योंकि वाइफ को भी टाइम चाहिए, बच्चों को भी टाइम चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए, पीटीएम हो रहा है स्कूल में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसमें भी हस्बैंड को जाना जरूरी हो जाता है, आप तो कभी चलते नहीं हो। अगर मैंने कितनी बार देखा है कि वर्किंग डेज सपोज 5 या 6 वर्किंग डेज हैं,
एक दिन छुट्टी मिलती है हस्बैंड को, उस दिन वो लेट सोना चाह रहा है या दोस्तों से मिलना चाह रहा है या कोई गेम खेलना चाह रहा है, टीवी देखना चाह रहा है, कोई सीरीज देखना चाह रहा है, सबसे पहले वाइफ चिल्लाना शुरू कर देती है। देखिए किसी हद तक वाइफ गलत नहीं है, क्योंकि 6 दिन तक वो भी अकेली रही है घर के अंदर, तो उसको लगता है हस्बैंड मेरे को थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सा करे। बट आप हस्बैंड का माइंडसेट भी देखो ना, 6 दिन तक वो सबकी सुन के आ रहा है ऑफिस में या कहीं पर भी, एक दिन तो उसको भी चाहिए कि भाई ये मेरा मी डे होना चाहिए और आई वांट टू रिलैक्स माई सेल्फ। ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ती है कि हाफ डे आपका, हाफ डे फैमिली का। एक दिन एक बार ये करके देखिए आप 4-5 हफ्ते कि हाफ डे हस्बैंड को दे दीजिए कि फर्स्ट हाफ आपका है, सेकेंड हाफ फैमिली का है। देन यू सी कि कितना मजा आएगा घर के अंदर। वो आराम से उठेगा, आराम से बैठेगा, पेपर पढ़ेगा, मैगजीन देखेगा, कुछ भी जो उसका मन होगा, सीरीज देखेगा। उसके बाद 3-4 बजे अब फैमिली टाइम है, वाइफ को भी टाइम मिल गया, बच्चों को भी मिल गया, उसका अपना मी टाइम भी हो गया। तो सॉल्यूशन हर जगह है, पर हमें तो सॉल्यूशन पे काम ही नहीं करना ना, हमें तो चिल्लाते रहना है, माँ को जाके बोलना है कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, कहाँ क्या कर दिया, ये कर दिया। सारे टाइम ये करोगे ना तो आप नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करते रहते हो सारे दिन घर के अंदर। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा इन चीजों पे सोचेंगे तो जरूर सॉल्यूशन निकल के आएगा कुछ। मैम एक प्रॉब्लम है जनरली लोगों की, ऐसा रहता है कि जब वो घर से निकलने वाले होते हैं काम के लिए, तो उनकी 90% चीजें आपको पता होगा टाइम से नहीं मिलती हैं, चीजें खराब रहती हैं, तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो जैसे ही वो चिड़चिड़ाना शुरू करते हैं तो एकदम उनकी वाइफ, उनकी माँ उन पर अटैक कर देते हैं कि तुम तो सुबह ही सुबह चिल्लाने लगते हो, तुम्हें तो कोई चीज अपनी ध्यान से नहीं रखनी होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं, यहाँ तो देखिए सोल्यूशन ये है कि हस्बैंड को एक आदत होनी चाहिए अपनी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉपर्ली रखने के लिए। आप सामान बिखेर दोगे और सेकंड पार्टनर से सोचोगे कि वो सब सामान आपका रोज समेटता रहे, वो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो वर्किंग हो चाहे नहीं हो, वर्किंग है तो वैसे थकी हुई आएंगी, और अगर घर में है तो घर में भी 50 काम होते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आया हूँ तो जूता कहीं है, मोजा कहीं है, बैग कहीं है, लैपटॉप कहीं है, घड़ी कहीं है, और सुबह मुझे हर चीज़ स्पिक एंड स्पैन मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये थोड़ी एक हैबिट होनी चाहिए कि एक टेबल पे लाके सारा सामान रख दो, चाहे बहुत सेट करके मत रखो पर रख दो एक टेबल पर, सो दैट मॉर्निंग में आपको उसी टेबल पर सारी चीजें मिल जाएं। तो ये तो सॉल्यूशन नॉर्मल है और बहुत आराम से हो सकता है ये सॉल्यूशन। इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप जा रहे हैं ऑफिस तो डेफिनेटली आपकी मदर या वाइफ आपको नाश्ता टिफिन बना के दे रही होंगी। तो उस टाइम आप हल्ला मचाओगे कि मेरी घड़ी कहाँ है और मेरे जूते कहाँ हैं, तो दैट ऑल्सो इरिटेट्स द पर्सन ऑल्सो हु इज डूइंग द वर्क। एग्जैक्टली। क्या आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो मेल है उसको बस इतना ही देखा जाता है कि एक ये फाइनेंशियल प्रोवाइडर इंसान है, ये इसका काम ही बस यही है पैसे कमाना, घर को चलाना, और हमारे लिए इसकी कोई ज्यादा खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस इसको टाइम से खाना दे दो, कपड़े धुले हुए दे दो, प्रेस करके दे दो, और इसको लगा के रखो काम पर। ये बिल्कुल आपने सही बोला कि मैन को ना एक प्रोवाइडर मान दिया गया है कि ब्रेड बटर का प्रोवाइडर है ये, और उसमें अगर उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, रोटी कपड़ा मकान वाली, तो वो नकारा है, फेलियर है अपनी लाइफ में, ये कुछ नहीं कर सकता। वाइफ ये तक कह देती है आपने शादी क्यों की अगर आप ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। भाई हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वाई कांट यू प्रोवाइड द थिंग्स। अगर मैं अभी सीधी बात बोलूँ, सुन के बहुत कड़वी लग रही होगी फीमेल्स को, बट अगर मेल इतना सक्षम नहीं है तो वाई कांट यू डू इट। आप तो बहुत बातें करते हैं ना कि हम लोग तो इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, तो आप 50-50 करके एक टीम की तरह काम करो ना। 50 वो कर ले, 50 वो कर ले, 100 बन जाएगा, खत्म। आप उसको एलिगेशन लगाते रहोगे, और अभी वैसा वर्षा देखिए, बात बहुत कड़वी लगेगी अभी सब लोगों को, पर पॉडकास्ट पे बोलना जरूरी है क्योंकि मेन को डिफेंडिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें समाज की बहुत बिगड़ जाएंगी। आई हैव सीन सो मेनी मेन जो अब शादी करने को ही तैयार नहीं है। फिर ये विमेन फेमिनिज्म कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, सब बर्बाद हो जाने वाला है कुछ दिन बाद। अभी हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, थोड़े सालों बाद मेन एम्पावरमेंट की बात शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा ये सब शुरू हो, उससे पहले चीजें इक्वलाइज कर लो। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी की बात सब तरफ से ही होनी चाहिए, चाहे घर संभालने की हो। देखिए अगर हस्बैंड भी वर्किंग है और वुमेन भी वर्किंग है तो दोनों मिलके ही उस चीज को संभालना चाहिए। उस टाइम मैन को ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो मर्द हूं, घर का काम तुम करोगी। एक टीम की तरह, जो मैंने बोला कि टीम की तरह काम करो, एंड देन यू सी कि घर में खुशहाली भी आएगी धीरे धीरे करके। और उसको प्रोवाइडर ही मत मानो कि ये तो एटीएम कार्ड है हमारा, बस जितना हम बोलेंगे चाहेंगे निकालेंगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे, उसको गैस लाइटिंग करेंगे, लोगों के सामने बदनाम करेंगे, ये कुछ कर नहीं पाता, अपने मायके की धौंस दिखाएंगे। धौंसबाजी चलती है जो घरों में कि मेरे माँ के यहाँ ये और मेरे फादर के यहाँ ये। भाई आप शादी से पहले, जो मैंने एक पहले पॉडकास्ट में बोला था, शादी से पहले आप पूरी जांच पड़ताल कर लो,
बाद में क्रिप करना बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेल्स को भी इमोशनली अब्यूज करा जाता है एज कम्पेयर टू जैसे पहले फीमेल्स को करा जाता था फिजिकली और इमोशनली? देखो उसका रीजन है, सारा लॉ विमेन के साथ है। तो जैसे होता है ना कि उनको पता है कि अगर मैं कुछ भी कर लूंगी, गलत भी करूंगी, तो अभी लॉ इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब्यूजिव बहुत ज्यादा है, उसके पेरेंट्स को टॉन्ट किया जाता है, उसके पेरेंट्स को गालियां दी जाती हैं। विमेन ये शर्त लगा देती हैं कि तू चॉइस कर, माँ चाहिए या मैं चाहिए। अब उसको तो माँ भी चाहिए, उसको तो वाइफ भी चाहिए। अब वो फंस जाता है, मैं क्या करूं। तो मदर ये कहती है बेटा हम लोग तो अपनी लाइफ जी चुके हैं, तुम वाइफ के साथ अलग हो जाओ। उसके लिए कितना ट्रॉमा होता है एक लड़के के लिए कि अपनी वाइफ से अलग जाके माँ से अलग जा रहा है। अभी कुछ लेडीज ये सोच रही होंगी हम भी तो अपनी मदर को छोड़कर आए हैं। ऐसा नहीं है, आप मदर को छोड़कर आए हैं तो आपको अपना पूरा घर भी सौंपा है लड़के ने। एक अनजान लड़की को पूरा घर सौंप दिया जाता है। तो आप ये भी सोचिए कि अभी इसको वैसा वैसा लेते हैं, सपोज कि आपका हस्बैंड आपके घर शादी होकर जा रहा है और फिर वो शर्त लगाते हैं कि या तो तू अपना फादर को चुन या मुझे चुन, और तू इनको घर से बाहर निकाल। कैसा लगेगा? और आप ही प्रोवाइडर हैं, जैसा कहता है रोटी कपड़ा मकान की, आप कमा के ला रही हैं, घर चला रही है, सब कुछ कर रही हैं, और शर्त ये लगा दी हस्बैंड ने जाकर कि फादर मदर को बाहर निकाल तभी मैं तेरे साथ रहूंगा। आप एक बार सोच के देखिए इस ट्रॉमा को, जो ट्रॉमा आप देती हैं वाइफ बनकर पहले दिन से ही हस्बैंड को। यहाँ पर प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, धमकी मिलती है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 498 जो है सेक्शन 498A दहेज का और उत्पीड़न का, वो सारा वो लगा के तेरे पूरे घर को फंसा दूंगी। तो उस डर से भी वो सारा घर चुप रहता है कि भाई जो कर रही है करने दो, हम फंस गए तो हम तो, हमारे साथ तो लॉ भी नहीं है। बूढ़े माँ बाप भी बेचारे चुपचाप लगे रहते हैं, कहते हैं जो हो रहा है होने दो, जो कर रही है करने दो। मनमानी चल रही है, घर में पार्टीज हो रही हैं, घर में दारू चल रही है और माँ बाप कुछ नहीं कह पाते। आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज एंड इन माई काउंसलिंग टाइम ऑल्सो कि लड़की ये कह रही है कि मेरे ससुर को पता तो है मैं दारू पीती हूँ, अगर उनके सामने पी रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। घर का डेकोरम होता है कुछ, आपके ससुर को तो बहुत चीजें पता है आप क्या करते हो, तो वो आप आपके सामने थोड़ा कर रहे होते हो। Obvious है। तो ये सारी चीजों का एक डेकोरम घर का जो था पहले जमाने में कुछ हद तक बहुत सही था, आज भी हमको वो वापस लाना पड़ेगा। और मेन जो सुन रहे हैं, विमेन भी जो सुन रही है, उनको समझना पड़ेगा कि ये जो है ना कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, लॉ हमारे साथ है। मेन के पास भी बहुत सारे लॉ हैं जो अभी हम आगे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो अपने को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन के साथ कोई लॉ नहीं है, बस इतना है कि लोगों को पता नहीं है वो लॉ। ठीक है, लेडीज के साथ 80% लॉ है पर 20% लॉ मैन के साथ भी है। बिल्कुल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले पॉडकास्ट में, आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने इतना बताया कि मेंस परेशान है, लॉज भी वुमेन के साथ में, तो जब एक पर्सन एक सफोकेटिंग मैरिज में फंस जाए और उसको समझ में आ चुका है अब कि भाई अब मेरा कंटिन्यू यहाँ से आगे करना मेरे लिए इमोशनली बहुत ही इनबैलेंस हो जाएगा और मैं इस चीज को आगे नहीं झेल पाऊंगा, तो वो क्या डिसीजन ले? और मैं दोनों तरीके से आप बताना, एक तो सीधा डिसीजन है डाइवोर्स ले ले, दूसरा तरीके डिसीजन क्या ले सकता है, वो सुधार कैसे कर सकता है? देखिए पहला तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन, कि बैठें बात करें कि भाई जो तुम्हारी ये बातें मुझे खराब लगती हैं, इसमें कुछ सुधार हो सकता है क्या। बहुत कम सिचुएशन है कि वो लड़की मानेगी अपनी बात, गलती की वो मानेगी नहीं। वो सपोज वो सेंसिबल है, अच्छे परिवार की है, उसके अच्छे संस्कार है, तो शायद मान भी सकती है। तो पहला तो कम्युनिकेशन ही रखें, घर के बड़ों को बिठाएं, जो भी घर के कोई बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, बायस तरीके से नहीं। देखिए लड़की की माँ लड़की की साइड लेगी, लड़के की माँ लड़के की साइड लेगी, तो ऐसे लोगों को ना बिठाकर ऐसे लोगों को बिठाएं जो न्यूट्रल हैं, फ्रेंड्स हैं या अच्छे घर के बुजुर्ग हैं, उनको बिठाएं। कोई नहीं मिलता है तो वी एज अ काउंसलर्स वर्क फॉर दैट ओनली। तो किसी अच्छे काउंसलर से बात करें जो आपकी पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें और आपकी भी काउंसलिंग करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, लड़की की माँ कुछ कह रही है तो लड़के को अच्छा नहीं लगता, लड़के की माँ कुछ कह रही है लड़की को अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि लड़की की माँ अगर कुछ बोल रही है तो लड़का कहता है ये क्यों इंटरफेयर कर रही है मेरे घर में। और सेम वैसा वर्सा होता है कि अगर लड़के की मदर को सजेशन दे रही है तो लड़की सीधा बोलती है मेरे घर में क्यों इंटरफेरेंस आ रही है। तो इंटरफेरेंस नहीं होता, वो उन लोगों की एक एज का एक्सपीरियंस होता है जो उनको लगता है कि हमें कह देना चाहिए। मानना नहीं माना आप लोगों के हाथ में होता है। तो वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो काउंसलर्स के पास जरूर जाएं, क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं होती, बहुत नॉर्मल है। और मैंने तो पहले भी कहा है और आज फिर से कह रही हूँ, जैसे हमारी शास्त्रों में जन्मपत्री मिलाई जाती है
बिफोर मैरिज, इसी तरीके से प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए, जिससे कि लड़के लड़की भी थोड़ा समझ जाएं और उनके पेरेंट्स भी समझ जाएं कि उनका कितना रोल होना चाहिए और कितना उनको नहीं बीच में जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, बट दे ऑलवेज वांट मॉनिटरिंग। तो हमें कितनी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, दैट द काउंसलर विल डेफिनेटली टेल यू। जैसे मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए, प्री मैरिज के लिए आते हैं, तो मेरे पास अराउंड 50-60 क्वेश्चनर हैं पूरे। मैं उनको ये बोलती हूँ कि इसको फिल करो, उससे पता चल जाता है इनका माइंडसेट क्या है। जब उससे माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तब तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है, सपोज नेगेटिव है तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि भाई आपका ये चीज़ गलत है, आपको इंडिविजुअल लड़का चाहिए तो आप बहन भाई वाला लड़का देखो ही मत। You go tell your parents कि I want an individual boy who doesn't have the parents, who doesn't have any brothers and sisters. मुझे अकेला लड़का चाहिए, बात खत्म। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मिलते हैं ऐसे। आपको अगर फैमिली चाहिए तो you have to behave like a family गर्ल, क्योंकि हमारे इंडिया में शादी फैमिली के साथ होती है, अकेला लड़का या लड़की के साथ नहीं होती है। लड़के को भी समझना चाहिए कि ओनली योर पेरेंट्स डजंट मैटर, लड़की के पेरेंट्स ही मैटर करते हैं। तो द डे वन यू गेट मैरिड यू हैव 4 पेरेंट्स, 2 लड़की के 2 लड़के के। आप एक कॉम्बो बना के काम करेंगे, आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। मेरे पेरेंट्स तो सब कुछ हैं, तुम्हारे नहीं है, ना लड़का ये सोचे ना लड़की ये सोचे, तो घर बहुत अच्छा चलेगा। आप करके देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिल्कुल। मैं मैम एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड पर्सनली प्लीज आप सब लोग ये कमेंट मत करने लगा कि ध्रुव अपने क्वेश्चन पूछने लगा। मैम एक लव मैरिज का सिनेरियो आता है जहाँ पे लड़का अपनी मर्जी से लड़की से शादी कर लेता है, तो सबसे ज्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशराइज उसी को करा जाता है, क्योंकि अब वो फंस गया। अब वो अपने घर वालों से भी नहीं कह सकता कि कैसी लड़की से शादी करा दी तुमने, और लड़की के पेरेंट्स से भी नहीं कह सकता कि कैसी लड़की आपने दे दी मुझे। और जब स्टार्टिंग होती है तो लड़की कहती है हाँ हाँ बिल्कुल हम शराब नहीं पिएंगे, हम सब कुछ मैनेज करेंगे। लेकिन जैसी शादी के बाद तुम मुझे प्रेशर कर रहे हो, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तुम समाज बहुत छोटी सोच के इंसान हो। तो अब वो लव मैरिज वाला लड़का है, उसका सॉल्यूशन बताओ, बेचारा वो करे क्या? करे ये कि ये जो सारी बातें वो बाद में कहेगा, वो पहले कहे। इसका सॉल्यूशन प्री मैरिज काउंसलिंग है। सिंपल, प्री मैरिज काउंसलिंग आपकी 80% सॉल्यूशन को सॉल्व कर देगा, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा 80% को। क्योंकि जो मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में बोला था, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप जन्म पत्री भी क्यों मिलवाते हैं कि भाई ग्रह सब सही है क्या, हमारी जीवन खुश रहेगा क्या, इसलिए तो मिलवाते हैं ना, कि ऐसे रैंडमली तो नहीं करते शादी इंडिया में तो अभी भी। तो इसके लिए आपको अगर प्री मैरिज काउंसलिंग ले ली तो आपकी बहुत सारे सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल आएगा। इवन उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए काउंसलिंग के टाइम पर, क्योंकि कई बार लड़की के पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता हमको कितना इंटरफेयर करना है, और लड़के के पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता हमें कितना इंटरफेयर करना है। जिसको मैं इंटरफेयर बोल रही हूँ उनके हिसाब से वो मॉनिटरिंग एंड सजेशंस होते हैं जो अच्छे नहीं लगते दोनों साइड के लोगों को। और लड़कियां जो आजकल जैसा सोचती है ना कि अब हमारी शादी हो गई, हमारे को एक ATM कार्ड मिल गया है, हमको जो मर्जी हम करेंगे, घूमने जाएंगे, क्योंकि ये सोशल का एक बहुत डुअल पर्सनैलिटी आ गई है अपने समाज में। अगर लड़की कहीं जा रही है तो सेल्फ लव है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। नाउ आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई रियली वांट टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, ये सब डायलॉग होते हैं। और लड़का अगर वही चीज़ कर रहा है तो इतना मतलबी है, इतना सेल्फिश है, इसको तो घर की परवाह ही नहीं है, तो कहीं भी चला जाता है दोस्तों के साथ में। तो इस डुअल पर्सनैलिटीज़ की जो चीज़ें हैं उसको भी ठीक करें। इफ़ यू वॉन्ट अ सेल्फ लव फॉर लेडीज, तो बॉय ऑल्सो वॉन्ट अ सेल्फ लव। उसको भी थोड़ा दोस्तों के साथ जाने दो, अपनी घूमने दो, मस्ती करने दो। ये नहीं कि मेरे से पूछ के जाना या मैं बताऊंगी कहाँ जाना है, वो दोस्त अच्छा नहीं है, वो रिश्तेदार अच्छा नहीं है, अपनी बहन से क्यों मिलते हो, अपने भाई से क्यों मिलते हो। तुम अपनी बहन से अपने भाई से कभी भी मिलती हो क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन तो तुम्हारे भाई बहन जैसे नहीं है, ये डायलॉग आता है। मेरी मदर तो समझती है मुझे, तुम्हारी मदर समझती है हमें किसी को भी। ऐसे कैसे होता है कि लड़के की मदर हमेशा कल्प्रिट होती है और लड़की की मदर हमेशा विक्टिम होती है? ये कैसे होता है हमारे समाज में आजकल? हमेशा लड़के को हमेशा कहा जाता है तेरी मदर में सब कमियां, मेरी मदर में सब अच्छाई। ये कभी नहीं हो सकता। ये देखिए, ये आपकी सोच पर है। आपकी मदर ने बोला, लड़की की मदर ने बोला कि सुबह जल्दी उठ के ये काम किया करो, मेरी मदर कितना अच्छा सजेशन देती हैं। और ये लड़के की मदर ने बोल दिया, तेरी मदर ने इंटरफेयर कैसे कर दिया बीच में, अरे मैं कभी भी उठूं, हु इज शी टू टेल मी। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, इसको जब तक चेंज लड़कियां नहीं करेंगी, चीजें नहीं सुधरेंगी। और मेन का जो खराब हो रहा है मेंटल हेल्थ, वो हो भी इसलिए रहा है। लीगल सारा उनके साथ है, इमोशनली कोई उनको सपोर्ट करता नहीं है, लॉयर सपोर्ट करते नहीं है, पुलिस सपोर्ट करती नहीं है।
पुलिस पे भी अगर जाते हैं मेन तो यही कहते हैं, अरे यार मर्दों वाली बात करो यार, छोड़ो यार, कहाँ फंस रहे हो, अरे निभाओ। लड़की अगर चली गई पुलिस के पास तो लड़के का जेल खाना पक्का है उसी मोमेंट। तो ये वाली जो चीज़ है ना, हमारे लॉ में भी बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे और चीज़ें बहुत ठीक करनी पड़ेंगी अगर हमें समाज ठीक करना है। ये जो समाज का पतन जो हो रहा है वो सबके सामने है हर तरीके से। लड़कियां जब करती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उनका सीधा एक वर्ड होता है, ही इज अनएबल टू सेटिस्फाई मी, मुझे सेटिस्फाई नहीं करना कर पाता तो मैं कहीं तो जाऊंगी। तो उसने अपनी चीज़ को लीगलाइज कर दिया, अपनी चीज़ को उसने जस्टिफाई कर दिया। यही चीज़ अगर मैन कहे तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है सारी। फिर बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने जेल खाने की बात करी, पुलिस की बात करी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डीवी एक्ट है इसका मिसयूज हो रहा है आज के टाइम में? 100%। देखिए 100% तो नहीं मैं कहूँगी, पर हाँ 90% हो रहा है, क्योंकि उसको धमकाया जाता है कि तुमने अगर ये नहीं किया तो मैं तो जेल करवा दूंगी तेरे पेरेंट्स को। इतने अच्छी फैमिलीज के लोग हैं, पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, लंबा चौड़ा मकान है, सब कुछ है, मगर वाइफ जो है बात ही नहीं करती पेरेंट्स से एक ही घर में रहकर। हस्बैंड को भी साइलेंट टॉर्चर करती रहती है, उसकी खुद के अपने फैमिली वाले आके रहते हैं वहाँ पर। अब आप सोचिए उन्हीं के घर में, अभी फिर उन्हीं के घर में उनके सब पेरेंट्स आके रह रहे हैं, लड़की के सब रह रहे हैं, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी रहो, बट आप उस लड़के के पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट दो ना, जो जिस घर में आप रह रहे हो। फिर अगेन आई से क्या वाइसा वर्सा करो जरा थोड़ी देर के लिए, कि लड़का आके आपके घर में रह रहा है और वो आपके पेरेंट्स को डिसोन कर रहा है, आपके घर वालों से बात नहीं करता और अपने पेरेंट्स को बुला रहा है, मस्ती कर रहा है, बातें कर रहा है, आपको कितना खून जलेगा? भाई तू मेरे घर में रह रहा है, मेरा खाता है, मेरे संग रहता है और मेरे ही पेरेंट्स को डिसोन कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर लड़कियां उस कहता है ना पुट योर लेग इन अदर शू, तो उसके जूते को अपने पैर में डाल के देखो, सेम सिचुएशन अपने को रख कर देखो एक बार, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। जब हम इनकम करते हैं तो जब क्या होता है कि तुम घर का खर्चा चलाओ, लड़कियां कहती हैं, और मैं पैसा अपना बैंक में डालूंगी, ठीक है, कॉमन है। पर जैसे झगड़ा शुरू होता है, हस्बैंड के पास तो कुछ है ही नहीं क्योंकि वो तो सब घर में खर्च कर चुका। अब क्या है, लड़की के पास सारा पैसा है, वो कहती है मेरे पास 20 लाख रुपया है, तेरा तो मैं बंदर बनाती हूँ, बताऊँ कैसे, अब कि मेरे पास बहुत पैसा है। अब वो लड़का सोचता भी मैंने तो ज्यादा कमाता था, फिर भी मेरा सब खर्च हो गया किराए में या EMI में या बच्चों की पढ़ाई में, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं अपने पर्सनल जो मेरे काउंसलिंग्स में होता है, मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि आई हैव सीन बॉयज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मैम बचा लो हमें। और जब वो कहते हैं कि हमें अलग रहना है तो वो अलग रहना भी नहीं चाहती। तो एक लॉ आ गया है कि अगर आपने डिवोर्स भी फाइल कर रखा है तब भी आप इन लॉज के घर में रह सकते हैं। अभी लॉ कितना टॉर्चरिंग है आप ये देखिए, कि आप डिवोर्स फाइल कर चुके हैं या आप साथ रहना नहीं चाहते, बट फिर भी लड़की वहां रह सकती है। और रहती भी कब है? जब वो खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ऐसा भी नहीं कि डिपेंडेंट है वो। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलूंगी, लड़कों को अगर सेपरेशन की बात आती है या डिवोर्स की बात आती है या एलिमनी की बात आती है, तो दे कैन प्रोवाइड द ITR ऑफ द फीमेल टू द कोर्ट। यहाँ पे ये सोल्यूशन है कि वो ये इसको ITR को कर सकते हैं कि देखो ये इसकी ITR है, ये इसकी पे स्लिप है, ये इसकी ये है, और तभी एलिमनी चार्ज कर रही है। क्योंकि विमेन को तो एलिमनी का भी बहुत बड़ा एक सहारा हो गया है कि सब कुछ अपना ही कुछ बुना हुआ कबाड़ है, उसी को लेके फिर भी पैसे लेके चलते बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं लोगों को इजी इनकम भी लगने लगी है। बात कड़वी है पर सच्ची है। सही बात है। एलुमिनी और एलुमिनी के मैम इतनी ऊपर वीडियोस बन चुके हैं कि आज के टाइम में लोगों ने बिजनेस बना दिया है। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा कि एक स्टार्टअप आइडिया है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, काम करते हैं, शादी करते हैं, उससे एलुमिनी अमाउंट लेकर और स्टार्टअप कर लेंगे। तो एक लड़की ने 3 बार शादी करके डाइवोर्स ले लिया और स्टार्टअप कर दिया। जस्ट इमेजिन क्या, एंड नाउ शी इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर। तो जस्ट इमेजिन कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं, वैल्यूएबल बात करते हैं कि हमारे देश की वैल्यूज हैं, कहाँ है वो सारी वैल्यूज, कहाँ पर है सब संस्कार। जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार तो ये कि एक बार फेरे पड़ गए तो ना तुझे कोई और ना मुझे कोई ठौड़ वाली संस्कार है हमारे, तो कि ना तुझे कोई मिलेगा और ना मुझे कोई जगह मिलेगी। बट अभी तो ये कि तुझे भी बहुत है, मुझे बहुत जगह है। तो वो वाली जो सिचुएशन आ गई है उसको रोकनी ही पड़ेगी अगर हमें चीज़ें ठीक करनी है। और थ्रू ये पॉडकास्ट, थ्रू ये टॉक शोज, थ्रू बात करके, और मेन के साथ भी ये मत सोचें कि आप अकेले हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन के साथ हैं। एटलीस्ट आप जाके बात करें। बात करना कोई कमजोरी नहीं लगेगी, उल्टा ये लगेगा आपके अंदर हिम्मत है, बात कर पा रहे हैं। काउंसलिंग के लिए भी मैं यही बोलती हूँ, काउंसलिंग लेना कुछ ऐसा नहीं है कि हम कैसे बोलेंगे अपने घर की बात। अरे आप बोलिए, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी उससे पहले बोलिए।
अगर कोई पेरेंट्स भी हैं जिनका बच्चा लड़का सफर कर रहा है, वो काउंसलिंग पे जाएं, काउंसलर्स के पास जाएं, काउंसलिंग के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, पुलिस के पास पहले से जाएं, एंटीसिपेटरी बेल लेके रखें पहले से, कि पता नहीं कब जाके आपके खिलाफ चली जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये जा सकती है पुलिस पे कभी भी, तो आप बेल लेकर रखें आप। हाँ। तो ये वाली चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे 498A आता है 498, उसका एक क्रॉस आता है 41A, सेक्शन 41A, ठीक है, जिसमें ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी आपको, उसमें ऐसा नहीं होगा। पुलिस पहले तहकीकात करेगी, तो उसमें आप 41A लेकर रखें पहले से, कि भाई मेरे को डर लग रहा है कि ये कर सकती है, तो ये सब करके रखें। एक प्रीनप साइन होता है जो हमारे इंडिया में भी लीगल नहीं हुआ है, उसको अगर इंडिया में लीगल हो जाए तो लड़कों की जान बच जाएगी। तो वो सारी चीजों को अगर थोड़ी सरकार सुने, थोड़ा सा समाज सुने, थोड़ा सा लड़कों को जज करना बंद करें कि तुम कमजोर थोड़ी ना हो, तुम पूरा कमा नहीं पाते इसलिए वो लड़की ऐसा कर रही है। इतनी भी अबला नहीं है लड़कियां, आजकल स्ट्रांग हैं, सारे पेरेंट्स उन लड़कियों को स्ट्रांग बना रहे हैं, और जो थोड़ी अबला है उन तक तो लॉ जा भी नहीं रहा। एग्जैक्टली अगर मैं आपको सही बोलूं, उन तक तो लॉ पहुंच भी नहीं रहा, पहुंच भी उन पर रहा है जो लड़कियां ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई फायदा नहीं है उस लॉ का। मैम एक केस डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। जैसे ये शादी हो गई, उनको एक किड है, और वो मेल फीमेल दोनों सेपरेट हो गए, और फीमेल जो है अपने घर रह रही है 6-7 साल 8 साल से, और मेल अपने घर रह रहे हैं। बीच में उनकी फोन पर बात होती थी, अभी वो भी खत्म हो चुकी है। एंड मेल इज जस्ट वेटिंग कि उसके हस्बैंड की मम्मी की डेथ हो, और जैसे ही वो डेथ हो तो वो उस घर में अपना हिस्सा ले लें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है या जो पूरा घर है सब कुछ है वो मम्मी के नाम है। अब जीते जी अगर इसके ऊपर लड़ाई करी तो वो किसी और के नाम कर सकते हैं, तो वो अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। वो बस यही वेट हो रहा है कि एक बार उनकी डेथ हो जाए तो फिर मैं इन पर केस फाइल करूं या प्रॉपर्टी आधा लेने की मांग करूं। तो वो इस केस में मेल क्या एक्शन उठा सकते हैं? देखिए, अगर वो अपने आप घर छोड़ के गई हैं तब तो लॉ उनके साथ नहीं है। इस चीज को हस्बैंड प्रूव कर दें कि अपने आप गई हैं घर छोड़ कर। ये और बच्चों की जो कस्टडी है, एलिमनी की बात है, अगर वो वर्किंग है तब भी ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बोला, ITR है या और उनके पे स्लिप्स है, उन पर वो काम कर सकते हैं। और अगर वो लॉ के हिसाब से वो प्रॉपर्टी एकदम इमीडिएट उनके पास ट्रांसफर हो जाएगी मेल के पास, और फिर वाइफ उनका ले लेंगी, तो इस चीज को वो पहले ही डाल दें कि ये सारी प्लानिंग है, और वो उसका किसी और को ट्रांसफर कर दें अपनी प्रॉपर्टी, बच्चे को या किसी को पहले से ही, कि ये बच्चा जब तक 18 ईयर्स का नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं सेल हो सकती, नहीं डिवाइड हो सकती। सो दैट 10-12 साल जब बच्चा लगेगा बड़ा होने में, तब तक चीजें शायद सॉर्ट आउट हो जाएं। और जब लोग ये कहते हैं ना कि डिवोर्स इज द ओनली सॉल्यूशन, तो एक चीज है कि आप पहले थोड़े दिन सेपरेट होकर देखो, आप अलग रहो, वो अलग रहे। हो सकता है एक दूसरे की वैल्यू पता चलने लग जाए, एक दूसरे की कमी पता चले, फिर ये लगे इतना भी बुरा नहीं है ये, या इतनी बुरी नहीं है ये। क्योंकि जब आप साथ रहते रहते हैं लगातार, तो भी आपके अंदर गुस्सा या कंप्लेंट्स बनती चली जाती हैं। तो एक बार ये भी करके देख सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, ट्राई टू रिस्पेक्ट देम। आपकी नहीं बनती है तो एक डिस्टेंस के साथ आप रिस्पेक्ट करें, पर उनको गाली देके ताने देकर ना करें, क्योंकि मैंने गर्ल्स का देखा है आजकल, दे यूज वेरी अब्यूजिव लैंग्वेज टू द पेरेंट्स। मतलब बुड्ढा बुड्ढी करके बात करते हैं, वो करते हैं। क्या कभी आप अपने पेरेंट के लिए करते हो ऐसे बात? अगर नहीं करते हो ना, तो वो भी एक पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। उनकी परवरिश आपकी से अच्छी नहीं हो सकती है कि आपकी बहुत अच्छी हुई है, आपके हस्बैंड की परवरिश उतनी अच्छी हो सकता नहीं हुई हो, बट शायद एज अ पेरेंट उन्होंने बेस्ट करी होगी अपने टाइम में। तो थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीखें, और इसी से आपके खुद के संस्कार दिखते हैं कि आप कैसे रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की, आप कैसे बात करते हैं। हस्बैंड के नहीं दिखते। अगर आप गाली देके बात कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से या उनसे हस्बैंड से, तो वो आपकी अपब्रिंगिंग शो कर रही है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। तो डोंट give gali to your parents upbringing when you are saying bad words to your husband or to the family of the husband। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो मैम ने एक वर्ड बोला है, इतना बड़ा वर्ड है, अपब्रिंगिंग। जब भी कभी आपके मन में आए कि लाओ इसको गाली दे देता हूँ, इसको टीज कर देता हूँ, या विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैम मेरा भी एक्सपीरियंस यही है, शुरुआत वहां से होती है जब आपकी वाइफ ने आपसे कहा कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स वैसे हैं, और आप बस एक सिंपैथी गेन करने के लिए आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ हाँ वो तो ऐसे ही है, मुझे भी उन्होंने बचपन में बहुत मारा है। ऑब्वियस हर लड़के की पिटाई हुई होती है कि मुझे तो बहुत पीटते थे, थोड़ा बहुत तुम्हें अगर कह देते तो समझ लो तुम्हारे लिए तो बहुत आराम है, मार नहीं रहे यही बहुत बड़ी बात है। और स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, वो डार्कनेस में जा रहा होता है, उसको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। Exactly। और वो दूसरा
पर्सन, मेल पर्सन फीमेल को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहता कि ठीक है तू पागल है, कहती रहती है, सुनते रहो। तो वो चीज भी एक गलती हो रही है। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए कि जिस दिन ये शुरुआत हो कि आपकी मम्मी ऐसी है, पापा ऐसे हैं, और आप उसी दिन स्टॉप कर दो कि नहीं? एग्जैक्टली ये चीज, क्योंकि ये मैंने देखा है लड़कियां लड़कों के पेरेंट्स के लिए हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहती हैं। और 100 बार बोलने के बाद अगर लड़का एक बार बोल दे ना तेरी मम्मी में भी ये कमी है, तेरे फादर में कमी है, तो लड़के का बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाता है। तो जब लड़कियां इतनी अपने पेरेंट्स के लिए डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो लड़का क्यों नहीं हो सकता? सीधा बोल दे तुझे जो शिकायत है ना तो मेरे से बात कर, मेरे पेरेंट्स तक मत जा, बात खत्म। डे वन यू स्टार्ट सेइंग ना, होता क्या है, आप कॉमन एक सोसाइटी ग्रुप में बैठे हो या आप फैमिली ग्रुप में बैठे हो, वो लेडी आपके हस्बैंड के पेरेंट्स के लिए बोलती जा रही है, नेगेटिव बोलती जा रही है, और हस्बैंड वहां बैठा हुआ है, वो एकदम चुप है। और जब कोई उससे पूछता है तू कुछ बोला नहीं, तो अरे यार क्या बोलता, बोलने दे यार उसे। नहीं, यही गलती होती है। अगर उसी सोसाइटी ग्रुप में या फैमिली ग्रुप में वो लड़का अगर लड़की के पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल रहा है, तो क्या लड़की चुप हो जाती है? वो नहीं सोचती ना कि बोल रहा है बोलने तो अपने यहाँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये वाली चीज लड़कों को समझनी पड़ेगी शादी की डे बिफोर शादी ओनली। मैं हमेशा बोलती हूँ शादी के बाद चीजें सुधारना बहुत मुश्किल है। आप शादी पहले ही बात करिए कि तुझे जो शिकायत है मेरे पेरेंट्स से, तू मुझे अभी तू मिल खूब बातें करो। उसके बाद हम लोग कभी भी एक दूसरे के पेरेंट्स को एलिगेशन नहीं लगाएंगे। पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, जैसे भी एक्सेप्टेबल हैं। अगर ये मंजूर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको बहुत मिलेंगे, मुझे बहुत मिलेंगी। अगर लड़की को समझ में आ जाता है कि लड़का स्ट्रांग है ये, तो वो सोचती है। लड़का जैसा अभी आपने बोला कि ठीक है हो जाएगा, बोल रही है बोलने दो, चुपचाप लड़का अंदर जाकर रोने लग जाता है, परेशान हो जाता है, अपनी बहन को कह रहा है यार ये तो सारे टाइम गालियां देती रहती है मुझे। आप उसको क्यों नहीं कह पा रहे हो ये चीज? अगर कोई सेपरेशन की बात होती है, सबसे पहले लॉ लड़की की साइड लेती है हर तरीके से। इवन बच्चे की जो कस्टडी है वो भी माँ को मिल जाती है। तो लड़कों को डर ये लग रहा होता है कि मैं तो वाइफ भी जाएगी मेरे हाथ से, तो एलिमनी के नाम पे पैसा भी जाएगा, मेरे से बच्चा भी जाएगा, तो जो हो रहा है होने दो। और इसी उसमें जो हो रहा है होने दो में एक दिन इतना फट जाता है वो सुसाइड कर लेता है, उसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो कहते हैं कंप्रेस 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 एंड आउटबर्स्ट। देन तो वो कंप्रेस होते होते आउटबर्स्ट होता है। देखिए सुसाइड तो आप मानो एक चींटी भी मरना नहीं चाहती, इंसान तो चीज क्या है, पर वो कहता है मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मर जाना पसंद है, जो होगा देखा जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में आ रहता है कि वो जब वो एक्शन लेता है उसको रियलाइज ही नहीं होता कि इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो इस हद तक अपने को मत लाओ। आपकी चुप्पी कोई आपकी मानता नहीं है, आपके साथ सब लोग हैं, समाज आपके साथ है, फ्रेंड्स आपके साथ है, लॉ आपके साथ ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो है ही। तो लीगली आप किसी से एडवाइस लो, पुलिस के पास भी जाके आप बात कर सकते हो। और आपको पुलिस और लीगल नहीं जाना तो फिर काउंसलर्स हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, आप उस पर उनके पास आ सकते हो, हमारे पास आ सकते हो, चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो। बिल्कुल चीज ना सुधर रही है तो फिर आप डिवोर्स पे जा सकते हो। अगर थोड़े बहुत सुधार सकते हैं तो डेफिनेटली सुधारिए, क्योंकि लड़कियों को कहीं ना कहीं ये पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये डर है ही नहीं कि मेरे को कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि समाज भी साथ रहता है। पुलिस, कितनी बार मैंने देखा है पुलिस केस होता है, पुलिस वाला बोल रहा है कि सर मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो आपकी साइड नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मैडम की लेनी पड़ेगी। तो आप सोचिए पुलिस वाले भी हेल्पलेस फील करते हैं, तो हस्बैंड तो कितना फील करता है। तो आप ऐसा मत करो कि ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो जाएं कि चीजें फिर बिल्कुल यू टर्न ले जाएं। जब विमेन के साथ भी लोग बहुत टॉर्चर हो गया था तो यू टर्न ले गई चीजें, अब मैन के साथ होने लगी। तो मैन के साथ इतना मत करो कि वापस चीजें यू टर्न ले जाएं और चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएं। तो वी कैन वर्क ऑन दिस टुगेदर, कर सकते हैं हम लोग काम। मैम आप विश्वास नहीं मानोगे कि आज के टाइम में लड़के इतने घबराए हुए हैं। अभी आपने देखा बेंगलोर में केस हुआ था, एक लड़के ने सुसाइड किया और प्रॉपर उसने पूरी वीडियो बनाई और सोसाइटी को एक मैसेज भी दिया, समझाया भी कि ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है उसके साथ। और एकदम से सारे मीडिया हाउसेस उसके पीछे लग गए, लोगों ने हजारों वीडियो बना दी। फिर हमारी जिंदगी उसी पटरी पे वापस आ गई, सब उसको भूल गए। फिर अभी एक बहुत ही ब्रूटल केस मेरठ में हुआ। वो लड़का आउट ऑफ कंट्री रहता था, बस एक बर्थडे के लिए आया और उसके साथ इतना खराब सब कुछ हो गया। जिंदगी से बढ़कर तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो अगर मान लो 50 करोड़ कपल भी इंडिया में रह रहे हैं
तो अगर सब कुछ सही तो शायद 100 या 200 के बीच में ही होगा। 49 करोड़ कपल्स को तो अभी डाइवोर्स ले लेना चाहिए, उस स्थिति पर है। तो एज ए काउंसलर आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो? देखिए, जैसा आप बोला कि 99% तो इतने हैं कि बिल्कुल वर्ज ऑफ डिवोर्स रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, पर लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, पर फिर चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट भी कर लेनी चाहिए। देखिए, बहुत पहले था, वो ये कि अगेन ये क्वेश्चन ऑफ डिबेट आ जाता है कि लड़कियों की माँ को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। घर वो बिगाड़ने के लिए नहीं करती हैं, ये मैं मानती हूँ। कोई भी लड़की की माँ अपनी बेटी का घर बिगाड़ना नहीं चाहेगी, बट हर घर के एक डेकोरम है, हर घर के एक रूल है। जिस घर में आप गए हो उनके घर के रूल अलग है बिल्कुल। हो सकता है आपके घर में सुबह 10 बजे उठना नॉर्मल हो, और हो सकता है उनके घर में 7 बजे उठना नॉर्मल है। तो आपका 10 बजे उठना भी उनके लिए एक ऐसा है कि आप पता नहीं कितना गलत कर रहे हो उनके घर में जाकर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको हर घर के हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। आप ऑफिस में भी जाते हो तो ऑफिस के हिसाब से चलते हो ना। ये तो नहीं कहते मेरे घर में तो ये चलता है तो मैं तो ये करूंगी या मैं ये करूंगा। या आप एक ऑफिस चेंज करते हो तो उसी जिस ऑफिस में जाते हो उसी ऑफिस के हिसाब से आपको अपने आप अडेप्ट करना पड़ता है। पुराने ऑफिस की चीज़ें नहीं चलती हैं उस ऑफिस में। तो आपको ये प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, जिस घर में आप जा रहे हो उस घर की चीज़ें आपको अडेप्ट करनी पड़ेंगी। पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी। और मैंने इस सहेली से सलाह ले ली कि उस सहेली से सलाह ले ली, प्लीज़ उन सहेलियों से आप दूर रहिए। अपना घर सब बचा ले जाती है, आपका घर बिगड़ जाएगा। जब सहेलियाँ आपसे ये कह रही होती है कि तू बर्दाश्त कर रही है, मैं तो नहीं करती, उनसे पूछिए कि इनके घर में सब कुछ 100% सही है, उनके घर में सबसे ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। जब वो कहती है मेरा पति तो मेरे आगे बोल नहीं सकता, आप क्या सीख दे रहे हो कि अपने पति को भी तुम चुप करा दो। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपके सलाहकार कौन है। सलाहकार आपके हमेशा, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपके घर के बुजुर्ग होने चाहिए, घर के बड़े होने चाहिए, नॉन जजमेंटल लोग होने चाहिए, या फिर काउंसलर्स होने चाहिए जो आपको एक सही दिशा में सही तरीके से बात करें। कोई जजमेंटल होके ना करें। कोई आपको ये नहीं मेरी बेटी है तो सब सही है, बिल्कुल सही है, मेरा बेटा है तो बिल्कुल सही है, ये नहीं होना चाहिए। 2 बच्चे हैं, 2 घरों के हैं, 2 घरों के बच्चे एक साथ जब रह रहे हैं तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ शुरू होंगी। उसी पॉइंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज का ये जो हम कर रहे हैं टॉक शो, पॉडकास्ट, वो कर भी इसलिए रहे हैं कि इसके बहाने या इसकी वजह से बहुत लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, नहीं सुधर रही हैं, अगर मैन बहुत परेशान हो रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों के प्रूफ्स लेना शुरू करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे प्रूफ्स हैं? जी बिल्कुल। तो आप कुछ वीडियोस घर में जब वो चिल्ला रही होती हैं या गालियां दे रही होती हैं तो उनके कुछ वीडियोस बना लें, या घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, जिससे आपको पता चले कि अगर आपको ऊपर कोई भी हमला हो रहा है, फिजिकली वो आपको टॉर्चर कर रही है, तो एटलीस्ट पीपल नो कि आप कितना टॉर्चर हुए हो। या कोई ऐसे ऑडियो है जो आप रेडी कर सकते हो, वो रेडी करके रखिएगा। ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि लॉ डायरेक्टली आपके फेवर में नहीं है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, पर है सच्चाई है। क्योंकि लॉ ने ये माना कि विमेन आर ऑलवेज राइट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 बंदे अलग अलग हैं, ना विमेन हमेशा राइट हो सकती है, ना मैन हमेशा राइट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आजकल एक विमेन ट्रिप चल गया है कि हम तो ऑल लेडीज ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर यही चीज मैन बोलता है घर में कि मैं ऑल मैन ट्रिप पर जा रहा हूँ, हमें ले जाने के लिए तो पैसे नहीं है, दोस्तों संग जाने के लिए पैसे हैं, तो ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चल रहा है? जैसे आपका मन कर रहा है अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने का, उसका भी मन कर रहा है अपने दोस्तों के साथ जाने का। आपका लेट उठने का मन कर रहा है कि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, प्लीज बाहर से मंगा लो, तो ठीक है। जैसे आपका मन नहीं है उस दिन, उसका भी मन नहीं है कुछ काम करने का, कि आज मैं नहीं जा रहा, आज मैं घर में रेस्ट करूंगा, तुम तो लेजी हो, तुमसे कुछ होता नहीं है। ये सब डायलॉग्स उसको प्रोवोक मत करिए, क्योंकि एक हद तक प्रोवोक होने के बाद जब वो आउटबस्ट होगी, वो अंदर से फीलिंग, वो फिर गलत आपके ऊपर फिजिकली हाथ उठा सकता है। वो बंदा खुद अपने को हार्म कर लेगा। अच्छा, हाथ उठाने से डरेगा क्योंकि आप तो पुलिस पे चली जाएंगी। आपने ये तो बताया नहीं पीछे से कितनी इंस्टिगेट कर रहे हैं, कितने टाइम से उसको कर करके परेशान उसको इस लेवल पे लाए कि आज वो इस लेवल का बंदा हो गया, हाथ उठाने के लिए खड़ा हो गया। अपनी डिफेंडिंग में मान लो या फ्रस्ट्रेशन में मान लो, हाथ उठाना मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट फ्रस्ट्रेशन लेवल की बात कर रही हूँ कि फ्रस्ट्रेशन लेवल में बंदा अपना सिर फोड़ने लग जाता है। तो उस लेवल तक मत लाओ किसी को। शादी एक टीम की तरह रखो, एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट बनाओ कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम लाइफ लॉन्ग रहेंगे साथ में। इसको एक पवित्र बंधन, जो बड़ था हमारे हमेशा समाज में, इस पवित्र बंधन को बंधन की तरह रखिए, एक पवित्र बंधन, नॉट बंधन की तरह रखिए। और ये कोशिश करिए कि हमारा एग्जाम्पल लोग दें। अगर हर कपल ये सोचे ना कि हम ऐसे रहेंगे कि लोग हमारा एग्जाम्पल दें, तो हर कपल एक एग्जाम्पल वाला बन जाएगा।
और समाज में एक ब्यूटिफिकेशन आ जाएगा एक शादी को लेकर जो एकदम नरक हो चुकी है। लड़कियां तो पहले डरती थी, अब लड़के इससे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि लड़कियां जब डरती थी तो एलिमनी का चक्कर नहीं था कि लड़की के पेरेंट्स से लड़के एलिमनी लेंगे, ऐसा नहीं था। जब हम दहेज के खिलाफ है, हम सीधी बात बोल रहे हैं, मैं बहुत दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज किस लिए? क्योंकि जितनी कष्ट से आपने अपने लड़के को बड़ा करा है, उतने ही कष्ट के साथ, उतनी मेहनत के साथ लड़की के पेरेंट्स ने भी करा है। तो दहेज का वर्ड नहीं है, आपका बेटा वर्किंग है तो उनकी बेटी वर्किंग है। बट जब आप दहेज के खिलाफ हैं तो एलिमनी कहाँ से आ गई बीच में? अगर एलिमनी है तो फिर दोनों साइड से एलिमनी होनी चाहिए कि जो तेरी प्रॉपर्टी है वो मैं हाफ लूंगी, जो तेरी प्रॉपर्टी है मैं वो हाफ लूंगा। जिस दिन ये लॉ बन गया ना, आपको बता रहे 99.9% डिवोर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लड़की को पता चलेगा कि मेरे फादर की आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी और लड़के को तो पता ही चली जाएगी। तो जब ये हाफ हाफ का चक्कर जब इक्वलाइजेशन पे आएगा ना, तो डिवोर्स वर्ड खत्म हो जाएगा और सॉल्यूशन पे लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्या बात। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग में ये कि फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है, आपकी पॉडकास्ट देखा, उन्होंने आपसे पोस्ट मैरिज काउंसलिंग ली और अब वो बदलना चाहते हैं या बदल चुके हैं। नाउ ही इज वेरी गुड विद देयर वाइफ एंड देयर पेरेंट्स एंड विद देयर फैमिली। उनको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है रिश्तों की, फैमिली की। अब वो उतना गुस्सा भी नहीं करते, ना उतना ज्यादा दोस्तों के साथ हैंगअप कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। अब वो चेंज लाना चाहते हैं। बट वहां क्या होता है कि सडनली वाइफ रिवेंज मोड में चली जाती है कि अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ असली वाइफ क्या होती है, तुमने बहुत परेशान करा है मुझे, अब मेरा टाइम आया, अब मैं बदला लूंगी। तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? नहीं, किसी हद तक तो वाइफ ठीक है, क्योंकि इतने साल सहा है वाइफ ने भी, तो उससे भी गुस्सा आ रहा है कि अब मैं तुझे बताती हूँ। पर ये सॉल्यूशन नहीं है। फैमिली लाइफ चलती नहीं है ऐसे कि आज तूने मुझे मारा तो मैंने भी तुझे मारा, तूने मेरे को धोखा दिया तो मैंने तुझे धोखा दिया। तो फैमिली लाइफ कैसे चलेगी? शादी बहुत अच्छा एक कैसे कहते हैं, पवित्र रिश्ता है। अगर ये गलती कर रहा है तो आप भी सेम गलती ना करें। अगर पॉसिबल हो तो बैठ के बात करें, और वो सुधर गया है अगर, जैसे मैंने देखा है, जैसे मैं जब ब्रेन सेल्स पे काम करती हूँ तो मैं एक हैप्पी हार्मोन को रिलीज करवा देती हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हार्मोन रिलीज करा देती हूँ। तो वो मैन काफी रिस्पॉन्सिबल और काफी हैप्पी हो जाते हैं, काफी काम भी हो जाते हैं। अब विमेन अग्रेसिव होने लग जाती हैं कि तुम पहले मुझे ऐसे करते थे, अब मैं करूंगी। तो ऐसा ना करें, फिर काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं होगा। फिर अब आपकी करनी पड़ेगी। अभी तक तो हस्बैंड को करके ठीक किया, अब आपकी करनी पड़ेगी। तो अगर आप समझदारी है आपके अंदर, तो आप ये माने कि चलिए सेकंड चांस मुझे मिला है, इसको करिए। क्योंकि आपका अलग होना या आपका डिवोर्स लेना आपको ज्यादा असर नहीं करता, पर आपके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो मेंटली ट्रोमेटिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए, और आप जब झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं बच्चों के सामने, लीगल कोर्ट केस कर रहे हैं, आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं बच्चों को, साथ में उनकी कस्टडी की बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए एक छोटे से दिमाग में कितना भयानक असर पड़ रहा है। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जो यूथ है वो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल यूथ बने। हम एज अ पेरेंट कितना उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, उनको दिखा इतना नेगेटिव रहे हैं समाज की चीजें, तो वो कैसे अच्छे इंसान बनेंगे? आप ये सोचिए। आपकी एक झगड़ा आप कितनी चीजें बिगाड़ देता है। आप सोच के देखिएगा, पढ़े लिखे हैं सब लोग, कि वो चीजें कैसे खराब करती हैं। आज वो भी सुन रहे हैं पॉडकास्ट और ये सब टॉक शो को बात कर रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत इसलिए करते हैं बनाने में कि जिससे कि समाज में कुछ सुधार आए। आप जो सुनते हैं लोगों की बातें कि अरे ये बढ़िया, जो आप देखते हैं ना सोशल मीडिया की जो चकाचौंध, वो कितनी नकली है ये आपको ही पता है। फिल्म लाइन जब हम देखते हैं, फिल्म में जाके देखते हैं कि वो उसको प्यार कर रहा है, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, क्या सच्चाई है? कुछ भी नहीं है उसमें। वो एक फेक है, वो अपना पैसा कमा रहे हैं उस चीज को दिखाकर, और हम उस जाल में और ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि वो तो अपनी वाइफ को ये सब कर रहा है, वो तो अपने हस्बैंड को ये सब कर रही है, हस्बैंड ने मार दिया उसे, वाइफ ने मार दिया तो झांसी वाली रानी बन गई समाज में। पेपर में निकला कि एक औरत ने एक आदमी को मार दिया, उसने बर्दाश्त नहीं किया अपनी उसकी गुलामी को। भाई ये कोई झांसी वाली रानी की चीज ही नहीं है। आपकी चीजें आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बात करनी चाहिए, सिंप्लीफाइड वे में तरीका करना चाहिए। आप समाज में बैठे हो एक सामाजिक तरीके से, आप फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हो जो बिल्कुल भी दुनिया से अलग चीज है, वो कभी भी सच्चाई नहीं है। और सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है सब लोगों के ऊपर कि हम रियल लाइफ जीते ही नहीं है। रियल लाइफ हम दिखा रहे हैं कि एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अंदर एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं। तो भाई ऐसी जिंदगी से बाहर निकलो,
सच्चाई में देखो, आज भी आप देखते हो स्नैपचैट पे फोटो खींचती है, सच्चाई वाली फोटो नहीं खींचती है। इतनी दुनिया नकली हो चुकी है। आज हम खुद अपनी फोटो सच्चाई वाली नहीं डालते सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट की डालते हैं। इतनी नकली दुनिया हो चुकी है, हम इस नकली दुनिया में जीकर बहुत खुश रहते हैं। अरे आपकी जो इतनी अच्छी सूरत दी है भगवान ने, वो क्यों नहीं डाल पा रहे आप लेकर? ये थोड़ा सा आउट ऑफ वे वाली बात मैंने करी है इस वाले टॉपिक से, पर सच्चाई ये कि हम नकली बातों पे, नकली चीजों पे ज्यादा खुश होते हैं। तो इस चीज से आप बाहर निकलो, आप अपने घर में शांति से बैठो, अपना जो भी परिवार है आपका, ट्राई टू बी कंटेंट विद दैट कि जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है खराब है, पर क्या पता इसके पीछे कुछ अच्छा ही छिपी हो। जब आप ये सोचते हैं तो सॉल्यूशन पे काम करते हैं। जब आप तोड़ने की बात करते हैं घर को, तो तोड़ने के सॉल्यूशन आपको दिखते हैं कि घर तोड़ने के हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पुलिस केस कर सकते हैं, लॉयर पे जा सकते हैं, इसको बदनाम कर सकते हैं, इसकी सोसाइटी में इसकी बदनामी कर सकते हैं, इसके ऑफिस में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, इसकी नौकरी चली जाएगी। ये सब करने की बजाय घर में बैठे आराम से एक दूसरे से बात करें। अगर बात करने में एग्रेसिवनेस आ रही है तो थोड़ा सा किसी बड़े को बिठाएं, बात करें, अच्छा लगेगा। चुप रहना बंद करें। मैन से ये बात मैं बोल रही हूँ, आपका चुप रहना ही सबसे ज्यादा परेशानी की जड़ हो गई है। आप अपनी बात खुल के बोलें। और शादी हो गई मतलब ये नहीं कि आप बिक गए हैं। शादी हो गई तो अपने हॉबीज को, अपने टेस्ट जो हैं, आपकी जो चीजें हैं, आपके जो शौक हैं, उनको जिंदा रखिए। दोस्तों में भी जाइए, फैमिली को टाइम दीजिए, थोड़ा बैलेंस करना सीखिए। एक्सट्रीम मत करिए किसी भी चीज को लेकर। मैम बिल्कुल आपने इतनी अच्छे से समझाया कि फिल्टर लाइफ हो गई है। आप आज के टाइम में लोग फोटो भी असली नहीं डाल पा रहे, वो रैमी नहीं करेंगे, एनहांस करेंगे, इंस्टाग्राम से खींचेंगे, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी, बिना पिगमेंटेशन की, बिना पिंपल्स वाली फोटो डालेंगे, और एक्चुअल में उनकी शक्ल देख लो तो आदमी घबरा जाए। ये तो आपने एकदम सत्य बोली, और आप सब लोग भी एग्रीड कर रहे होगे मैम की बात से। मैम एक और प्रॉब्लम चल रही है, जब शादी होके वाइफ जाती है लड़के के घर, तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए जॉब वगैरह छोड़ देती है या नहीं होती है जॉब, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली उसे ऐसा लगता है कि पैसे की इज्जत है, जिस पर पैसा उसकी इज्जत, तो वो जॉब वगैरह ढूंढ लेती है, जॉब करने लगती है। तो फिर उसके अंदर अब एक दिमाग में भावना आ जाती है कि अब तो मैं पैसे कमाती हूँ, अब मैं किसी की क्यों सुनूंगी। तो इस मेंटेलिटी का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आपने कहा जिस पे पैसा उसकी इज्जत, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, पर आगे कि अब मैं पैसा कमाती हूँ मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बस ये पॉइंट गलत है। ऐसे लड़का सोचे मैं पैसा कमाता हूँ मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू है ही ना। जब तो आपका हस्बैंड आपके लिए एटीएम कार्ड नहीं है कि तू मुझे प्रोवाइड करता रहेगा तो तू मेरा प्यारा है, तू मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो मेरे लिए बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप पैसा कमा रहे हो तो इट्स रियली नाइस कि दो कमाने वाले हो गए घर के अंदर, तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हो। आप इस तरह से लो। आप ये मत सोचो मैं आप किसी की नहीं सुनती। तो यही चीज अगर हस्बैंड बोलते मैं आप किसी की नहीं सुनता क्योंकि मैं तो कमाता हूँ, मैं तेरी भी सुनूंगा, तेरे घर वालों की नहीं सुनूंगा, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता, जहां मर्जी खर्च करूंगा, जहां मर्जी दोस्तों में जाऊंगा, जो लेडीज करती है नॉर्मली कि मेरा पैसा मैं कहीं भी खर्च करूं, हु आर यू टू आस्क मी। यही सेम चीज हस्बैंड बोल दे, तब घर चल सकता है किसी का भी। मैं तो यहाँ तक देखा है कि फाइनेंशियली भी लड़कियां लड़कों को पूरा कंट्रोल में रखती हैं। उनका यूपीआई का सारा, उनका जितना भी बैंक अकाउंट का सारा लिंक सब अपने पास रखती हैं कि तुमने कहाँ पैसे दिए, कहाँ दिए, किससे कहाँ खर्च करे, कैसे करे। तो इतना किसी को कंट्रोल में मत करो कि वो परेशान होने लग जाए। और या फिर ये सोचो कि इतना मुझे अगर ये कंट्रोल करेगा तो क्या मैं टॉलरेट कर पाऊंगी। जब आप ये सेकंड वाइस वर्सा सोचते हो तो आपको सॉल्यूशन में आंसर आएगा नो, तब आप खुद लगेगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग। तो किसी को समझाने से पहले या किसी की शिकायत करने से पहले खुद सोचिए कि आप क्या ठीक कर रही हैं ये चीज। और जो लड़कों की, जैसे मैंने नॉर्मली भी देखा है कि अपने पेरेंट्स आएंगे, अपने बहन भाई आएंगे तो बड़ी खुश हैं लड़कियां, खूब अच्छे से उनको ट्रीट कर रही हैं। और लड़के के पेरेंट्स भी अगर आ गए या उसकी बहन आ गई या भाई आ गया तो इतना ही ट्रीट करती हैं कि वो सेकेंड डे आना पसंद नहीं करते, सेकेंड टाइम। तो ऐसा मत करिए, बिकॉज अगर वो सेम, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके ही घर में लड़का रह रहा है और आप ही के घर वालों को, आपकी माँ को, मदर फादर को, ब्रदर सिस्टर को, आपको वो बिल्कुल बात नहीं करने देता है, बिल्कुल जाने नहीं देता, उनको बुलाने नहीं देता, आपको कैसा लगेगा उस टाइम। तो ये सब चीजें थोड़ा सोच के देखेंगे तो चीजें सॉल्यूशन निकलेगी। और चीजें इतनी इसलिए बिगड़ी हैं कि लड़कों ने चुप रहना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के अपनी आवाज उठाएंगे, एक बार एग्रेसिवनेस होगी कोई बात नहीं, एक बार धूम धड़ाका होगा कोई बात नहीं, तूफान के बाद शांति भी आती है।
तो एक बार तूफान आने दीजिए घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ उस टाइम किसी बड़े को बैठा लीजिए, ऐसा ना हो कि कोई एक दूसरे को मार डाले एक दूसरे को, वो तूफान की स्थिति ना हो जाए। किसी बड़े को, किसी काउंसलर को, कोई ऐसा बंदा हो जो आपने बोला कि आजकल एक सिस्टम नया आया है, बहुत जीली मैं अपने पति के लिए और बच्चों के लिए अपनी लाइफ जीऊंगी। ये बड़ा एक नया डायलॉग शुरू हुआ है, कोट है मैम, ये नया कोट शुरू हुआ है। इसी को जरा वैसा वैसा करके देखो, मैं बहुत जी लिया अपने पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, अब मेरी अपनी लाइफ होगी, तब कह देंगे लड़का तो बड़ा, ये आदमी तो बड़ा बेवकूफ है, बड़ा इडियट है, अपने बुढ़ापे में उस औरत को अकेला छोड़ गया। जब आप कर रहे हैं तो जस्टिफाइड है, वो कर रहा है तो वो गलत है। यहाँ सोचिए चीजें गलत कैसे हो रही हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया ने ये सब चीजें प्रमोट करनी शुरू कर दी है ना, सेल्फ लाइफ, सेल्फ लव, अरे करिए सेल्फ लाइफ, सेल्फ लव, पर उस सामने वालों को भी तो करने दो सेल्फ लव और सेल्फ लाइफ। ये सेल्फ लव सिर्फ आपके लिए नहीं बना है, ये उसके लिए भी बना है। तो ये जो जस्टिफिकेशन आपको विद द जेंडर्स करना है, ये करना पड़ेगा इस टॉपिक को ठीक करने के लिए, कि मेन जो आंसू बहाते रहते हैं कमरे के अंदर और नहीं बोल पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है ना लॉ उनके साथ है ना समाज उनके साथ है। अभी कोई लड़की डिवोर्स करके चली जाती है, लड़के के पेरेंट्स लोगों से नजर छुपा रहे होते हैं, हाँ, उनकी तो वो गलती भी नहीं है जबकि, और वो नजर छुपा रहे हैं। क्यों? अरे यार उनकी बहू भाग गई, लोग ये वर्ड यूज करते हैं। हाँ। इन्होंने इतना परेशान किया होगा कि इनकी बहू चली गई, डाइवोर्स ले लिया। हाँ, तो आप सोचिए वो कितने मेंटल ट्रॉमा पहले ही रहे हैं, और उसके बाद उनको समाज भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब क्या होता है, वो धीरे धीरे करके वो इतने डिप्रेशन में चले जाती है पूरी फैमिली, कि बस वो अपने से मतलब रखती है, किसी ध्यान नहीं देते हैं, लड़के डिप्रेशन में जाते हैं, सेकंड मैरिज कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, फिर लोग गलत लोगों के साथ जुड़ने लग जाते हैं, चीजें बिगड़ जाती हैं घर की। ऑब्वियस है। देखो आज के टाइम में दोस्तों हो क्या रहा है कि लड़के बता तो पाते नहीं अपनी बात। अच्छा, दो चीजें हैं, पहले तो वो डरते हैं लॉस से ही, डाइवोर्स से, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर डाइवोर्स दूंगा तो एक तो मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिलेगी, एलुमनी भी देनी पड़ेगी, और एक कलंक भी लग जाएगा कि बताओ एक बीवी नहीं संभाल पाया तो ये दुनिया क्या संभालेगा, ये अपने आगे जिंदगी को कैसे चलाएगा। दूसरा, उनको ये लग जाता है कि लड़के में कुछ कमी होगी तभी वो लड़की उससे तलाक ले रही है। लेकिन अगर वो इन सब तानों को सुन के और सोच के आगे बढ़ना चाहता है, वो सोचता है कि नहीं यार, नहीं जीनी है कड़वी जिंदगी, चलो लेते भी हैं तलाक, तो वो ये सब फेस करने के लिए भी तैयार है, तब भी वो परेशान है, और नहीं कर रहा है तब भी वो परेशान है। लेकिन इस सारी परेशानी का हल है मैम जो आपके सामने वीडियो में बैठी हुई है, क्योंकि एक काउंसलर एक इकलौता पर्सन इस पूरी दुनिया में जो अनबायस्ड है। आप अपने मम्मी पापा को बीच में बैठा लोगे, वो आपकी कहेंगे। आप अगर फीमेल सुन रही हैं, वो अपने मम्मी पापा की बैठा लेंगे बीच में, तो अपनी कहेंगे। उनमें से कोई ऐसा पर्सन मिल ही नहीं सकता आपको दुनिया में जो अनबायस्ड ना हो। अनबायस्ड एक काउंसलर ही होता है। एक काउंसलर ही बता सकता है आपको एकदम प्रॉपर तरीके से कि गलती मेनली ज्यादा किसकी है, होती दोनों की है, ज्यादा किसकी है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ज्योति मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर अभी से फ्लैश हो रहा होगा। बीच बीच में भी आपने कई बार देखा होगा कि मैम का नंबर मिला है आपको, सोशल मीडिया हैंडल मिले हैं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर कांटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको काउंसलिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर हम कह रहा हूँ, यहाँ पर मैम आपके ब्रेन सेल्स पर काम करती हैं। ब्रेन सेल्स पर काम करके ऐसे हार्मोन्स आपको रिलीज होंगे, हैप्पी हार्मोन्स जिसको कहते हैं, जिस पर आप खुश होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपको ग्रेटिट्यूड आएगा, आप सामने वाले को फील कराओगे कि हाँ भाई आप मेरी जिंदगी में हो, बहुत सुखी हूं मैं, और बहुत ही ग्रेटिट्यूड है कि हाँ चलो आपने मुझे चुना। क्योंकि एक शादी देखो कितनी प्लानिंग से होती है, आप लड़की देखते हो, लड़का देखते हो, फिर घर परिवार देखे जाते हैं, फिर मिठाइयां बंटती हैं, कपड़े खरीद के आते हैं, आप घोड़े पे बैठते हो, बैंड वाजा लेके शादी करने जाते हो, लाखों करोड़ों का खर्चा कर देते हो, फिर उसके बाद आप इस बात पे लड़ रहे हो कि मुझे सैंडविच पसंद है और इसने तो पोहा बना दिया। लड़की इस बात पे लड़ रही है कि मुझे तो सुबह 8 बजे उठना पसंद है, लेकिन इनकी मम्मी तो 6 बजे उठाती है मुझे, मेरा यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। सुबह जल्दी उठना या लेट उठना ये सब आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ये आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप सुख सुविधाएं लेने के लिए तैयार हो, एल्यूमिनी लेने के लिए तैयार हो, आधी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे बस चाहिए, मैं दूंगा कुछ नहीं है, दूंगी कुछ नहीं। तो मैम ने जितने अच्छे से आपको समझाया, बाकी लॉस को लेके देखो इतना ज्यादा हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करा,
क्योंकि मैम एक काउंसलर है, एक क्रिमिनल लॉयर नहीं है जो आपको क्राइम से बचाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपका केस यहाँ तक आ चुका कि डाइवोर्स होने वाला है, या प्लान कर रहे हो, या आपके मन में आते रहते हैं कि लाओ सुसाइड कर लूं, छोड़ के भाग जाऊं, हिमालय चला जाऊं, बाबा बन जाऊं, देखो IIT बाबा कितना मजे में गांजा फूक रहा है, अगर ऐसे कुछ, देखो वो जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा वही आप परिवार के साथ रह रहे हो, 2 बच्चों को अपने घर पर आके देख रहे हो, वही जिंदगी सबसे बेटर है। तो मैम से आप कंसल्ट कर सकते हो, मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मतलब हम इतने सारे पॉडकास्ट मैम के साथ रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप बार बार मुझे देखते होगे इसलिए। और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी ये मत सोचना है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन पर्सनली मेरा था। भाई मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो कमेंट सेक्शन में ये मत सोचना कि ध्रुव अपनी सारी परेशानी मैम से डिस्कस करता है और साथ में उसे रिकॉर्ड करके हमें भी दिखाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जीवन में और अलग तरीके की परेशानियां है, कभी मैं अकेले रिकॉर्ड करूंगा तो आपको बिल्कुल बताऊंगा सभी को। मैम आप आखिरी में हमारे सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अभी बीच में आपने एक बात बोली IIT बाबा की, उसमें भी आप एक चीज देखिए, उसने बचपन में क्या देखा, अपने माँ बाप को लड़ाई करते हुए देखा, फादर को अब्यूजिव देखा, फिजिकली मारते देखा मदर को। वो कैसा बना कि मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे घर से भाग जाना है। ठीक है, वो हरियाणा के हैं, वो लोग वाइफ उनकी मदर इतनी अच्छी से मतलब नहीं निकल पाई चीज़ें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मुझे लगता है उस लड़के के साथ जो अभय सिंह है कि उनको अपनी मदर को निकालना चाहिए था उस जैसे जंजाल से, पर वो खुद उसमें से ना निकाल के वो खुद बाहर निकल गए। पर बेसिक जो रूट कॉज वही है कि माँ बाप जिंदगी भर झगड़ा करते थे, वो लड़का देखता था, वो हेल्पलेस फील करता था। उसने कहा मुझे इस संसार में रहना ही नहीं, इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जाना ही नहीं है। आप देखिए ना, जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में कहा था कि आपके बच्चे कैसे तैयार होंगे आपको आइडिया भी नहीं है आपके इन झगड़ों से। सो ट्राई कि वो चीज़ें नहीं हो। मेन के लिए मैं सारा बोल रही हूँ क्योंकि मेन का ये पॉडकास्ट है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सब लोग हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेन पर काम करते हैं, ऐसे NGOs हैं, हम काउंसलर्स हैं आपके साथ। और काउंसलिंग लेना कोई कमज़ोरी नहीं है, आपकी ताकत दिखाती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं कि आप किसी से एक्सटर्नली हेल्प पर जा रहे हैं। और आपकी चुप रहना कोई आपकी महानता नहीं है, तो प्लीज़ चुप रहना बंद करें। जो बात है खुल के बोलें, समाज में डरे नहीं। मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं बिल्कुल होता है, मर्द को दर्द होता है, मर्द के इमोशंस होते हैं, मर्द को रोना भी आता है। जिस दिन रोने का मन करे खुल के रो आप, किससे कोई नहीं दिखता आपको रोने के लिए सामने, तो दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर रो लो। फिर भी लगता है नहीं इतना रोना निकल रहा, अपने भगवान जी जिस इष्ट को आप मानते हो उनके आगे दिया लगाइए, आप उनके सामने रोइए कि भगवान मैं आपके सामने रो रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। आप भगवान के सामने रोइए, आपका दिल हल्का होगा, आपको लगेगा यस देयर इज सम एनर्जी हु इज हेल्पिंग यू। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, ऊपर वाले से ऊपर कोई नहीं है। आज हम काउंसलर्स भी शायद ऊपर वाले की मर्जी से ही बने हैं कि हम किसी की हेल्प कर पाएं। और मेरे पास तो ऐसे केस आए हैं जो डिवोर्स फाइल कर देते हैं, उसके बाद आते हैं काउंसलिंग के दौरान ही डिवोर्स वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन आ जाता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। और बाहर के लोगों की बातों में आना बंद करें। ये मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए कह रही हूँ। ये सो कॉल्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सो कॉल्ड रिश्तेदार, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। जब डिवोर्स होगा लाइफ आपको अकेली जूझनी पड़ेगी, एलिमनी भी मिल जाएगी तो कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ में आपको इमोशनली भी कोई चाहिए होता है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं चाहिए होता, इमोशनली चाहिए होता है। और अगर आप वर्किंग हैं तो आपको एलिमनी भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज से दूर निकलिए कि मैं इस शादी को तोड़ दूंगी। तोड़ना शुड बी द बिल्कुल लास्ट से भी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन मत रखिएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और ये टॉक शो आपको आज, ये पॉडकास्ट डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। आप कोशिश करिएगा, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तो वो भी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे इम्प्रूवमेंट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी। कोई भी आपको ऐसी बात लगी हो कि हम लोगों ने आपसे गलत समझाई है, गलत कही है, या हमारे मुंह से गलत निकल गई, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे मेल्स जातियों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो ताकि वो अपने स्टेटस पे लगा लें, क्योंकि हर फीमेल को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। पॉडकास्ट एकदम मस्ट वॉच पॉडकास्ट बना दो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने आखिरी तक देखा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज हर इंसान तक पहुंचे। एंड ज्योति मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे। ऑलवेज माय प्लेजर। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ये हमें और मोटिवेट करता है हमेशा की तरह से। थैंक यू सो मच।